हेलो गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वर्त। तो वर्त के बारे में आज जो बेसिक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि ध्यान से देखोगे तो फिर आपको वर्त की प्रश्नावली में कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपका एक वर्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। वर्त कैसे बनता है? जैसे आपने बचपन में जो ऐसे चक्कर चला के जो खेलते थे, उस चक्कर को वर्त कहते हैं। जैसे किसी गाड़ी का पहिया होता है तो वो भी एक वर्ताकार आकृति में होता है। तो ये एक वर्त है, या फिर किसी एक खूंटे से कोई रस्सी बांध के उस रस्सी को चारों तरफ से घुमा दो तो वो आपका एक वर्त बन जाता है। इसको वर्त का केंद्र कहते हैं। ये वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र है। इस केंद्र से यदि अपन यहां तक कोई रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या कहा जाता है इसको, वर्त की त्रिज्या। और ये जो आपको चक्कर दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, ये जो सीमा दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं वर्त की परिधि। वर्त की परिधि। इन सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। इसको बोलते हैं केंद्र, जो अपन ने पहले लिख दिया O, ये A। तो केंद्र बिंदु O से परिधि तक की जो दूरी है, परिधि पर कोई भी बिंदु होते हैं, चाहे आप यहां तक मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, यह भी आपकी एक त्रिज्या है। इस प्रकार से यह भी मिला दो, चाहे यह भी आपकी एक त्रिज्या है, ऐसे ये भी मिला दो। यानी वर्त के केंद्र बिंदु से लेकर के परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है, वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वर्त की त्रिज्या कहलाती है। और ये चारों तरफ जो है, इसको बोलते हैं वर्त की परिधि। ये जो सीमा है, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की जो सीमा है, इसको बोलेंगे वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr। पाई है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। 3.14 ये दोनों मान होते हैं। पाई के दोनों मान होते हैं, 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। सवाल में जब तक आपको ये नहीं बोला जाता है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक आप पाई का मान 22/7 ही लेंगे। यदि सवाल में बोल दिया जाता है कि पाई का मान ये लेना है, तो फिर यही लेना है। 22/7 लेने से गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो फिर पाई का मान आप कितना रखोगे? 22/7 ही रखना है। आर, आर होती है वर्त की त्रिज्या। आर क्या होती है? वर्त की त्रिज्या होती है। ये वर्त की त्रिज्या, आर को वर्त की त्रिज्या। इसके बाद जैसे वर्त का क्षेत्रफल है, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है πr²। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वही पाई का मान आपका 22/7 होता है। आर होता है वर्त की त्रिज्या। अब देखो, ये जो वर्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्या को यदि मैं आगे तक बढ़ा देता हूं सीधा का सीधा, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने कोई बिंदु बी, तो अब ये जो ए बी है, ये वर्त का व्यास हो जाएगा। ए बी क्या है? वर्त का व्यास। ए बी क्या हो गया? वर्त का व्यास। अब यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो ये एक त्रिज्या है कि नहीं है? आगे केंद्र से बी तक की दूरी, ये भी एक त्रिज्या हो गई भाई। केंद्र से ए तक की दूरी त्रिज्या है, और केंद्र से बी तक की दूरी भी क्या है? त्रिज्या। तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, यानी कितनी त्रिज्या हो गई? 2। तो दो त्रिज्याओं को मिलाने से क्या बनता है? व्यास बनता है। दो त्रिज्याओं को मिलाने से क्या बनता है? व्यास।
तो जो व्यास होता है जिसको डी लिखा जाता है, डायमीटर, ये त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। यानी दो त्रिज्याओं को मिलाने से क्या बनता है? व्यास बनता है। तो d इज इक्वल टू हो गया 2r, r त्रिज्या जिसको रेडियस बोला जाता है, तो d का मान होता है 2 त्रिज्या के बराबर। यदि r का मान निकालना चाहिए तो ये हो गया d बट्टा 2। r का मान निकालना चाहिए तो क्या हो गया? d बट्टा 2 हो गया। तो ये एक दोनों में संबंध होता है जो कि अपने बहुत काम में आता है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, ये तो है व्यास। अब मान लो मैं ये मिला रहा हूं यहां पर, जैसे ये बिंदु C है और ये बिंदु क्या है? D। अब क्या ये व्यास है? अब ये व्यास नहीं है, ये व्यास नहीं है। इसको बोलते हैं वर्त की जीवा। इसको क्या बोला जाता है? वर्त की जीवा। व्यास और जीवा में थोड़ा सा अंतर होता है। परिभाषा तो वैसे सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त की जीवा, किसी भी दो बिंदु को। जैसे ये व्यास है, व्यास भी एक जीवा है, व्यास है वो भी क्या है? एक जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। यहां खींच दोगे आप, वो भी एक जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और इस प्रकार से खींच दिया तो ये भी क्या है? जीवा है। तो किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। लेकिन व्यास क्या होता है? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, जो केंद्र से होकर जाता है, वो आपका व्यास होता है। जैसे मान लीजिए कि ये खींच दिया मैंने ऐसे, ये भी केंद्र से होकर जा रहा है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये भी एक व्यास है, ये भी एक व्यास है। तो व्यास और जीवा में इतना अंतर होता है कि जीवा तो किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, और व्यास होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से होकर के जाता है, उसको कहते हैं वर्त का व्यास कहते हैं। प्रत्येक जो जीवा होती है या प्रत्येक व्यास, तो प्रत्येक व्यास है वो एक जीवा होती है, प्रत्येक व्यास एक जीवा। जैसे ये व्यास है वो भी एक जीवा है, ये व्यास है वो भी एक जीवा है, और कोई भी यदि व्यास खींचेंगे अपन तो वो भी एक जीवा होती है। लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती, प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। ये सोचने वाली बात है कि प्रत्येक व्यास एक जीवा होती है, प्रत्येक व्यास एक जीवा होती है। लेकिन प्रत्येक जीवा एक व्यास नहीं होती है, नहीं होती है। ये अंतर है कि प्रत्येक व्यास एक जीवा होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा है वो एक व्यास नहीं होती। अब है आपकी स्पर्श रेखा, और इसमें से एक क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम होती है उसमें आता है, जो अभ्यास के क्वेश्चन आते हैं उनमें एक क्वेश्चन ये स्पर्श रेखा वाला बहुत बार पूछा जाता है कि एक वर्त पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो किस प्रकार से हो सकती है। जैसे स्पर्श रेखा, नाम से पता चल रहा है स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना, किसी को टच करना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना। जैसे मान लो मैं हूं और किसी ने गोली चलाई और वो मेरे बिल्कुल यूं टच करके गई, यानी स्पर्श करके गई, कहते ना वो बाड़ बाड़ बन चुका, बाड़ बाड़ बन चुका, वो है स्पर्श करना। तो स्पर्श करना वो होती है स्पर्श रेखा। अब मान लो इसमें तीन स्थिति बनती है कि ये वर्त के अंदर मैंने कोई बिंदु ले लिया ए, वर्त के अंदर कोई बिंदु ले लिया ए, और प्रश्न ये पूछता है कि इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वर्त के अंदर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वर्त के अंदर है, यहां से यदि अपन कोई भी रेखा खींचेंगे इस प्रकार से,
तो वो स्पर्श नहीं करेगी, वो काटेगी, वो काटेगी। इसलिए यदि वर्त के अंदर कोई भी बिंदु है तो वहां से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहां से आप कोई भी रेखा खींच लो, वो इस वर्त को काटेगी, न कि स्पर्श करेगी। दूसरी स्थिति आती है कि वर्त की परिधि पर यदि कोई बिंदु है, वर्त की परिधि पर कोई बिंदु है तो वहां पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बिंदु ले लिया मैंने बी, क्या ले लिया, बिंदु बी। तो इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा इस प्रकार से होती है, बिल्कुल यूं टच करके जाती है। ये एल, ये एम, ये होती है आपकी स्पर्श रेखा। तो वर्त की परिधि पर, ये परिधि बोलते हैं इसको, इस वर्त की परिधि पर यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहां पर आप दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते इस बिंदु पर, ठीक है। यदि वर्त के अंदर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखा 0, वर्त के अंदर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखा 0, और वर्त की परिधि पर यदि कोई बिंदु है तो वहां पर अपन केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरी स्थिति आती है कि जैसे वर्त के बाहर कोई बिंदु है, वर्त के कोई बाहर बिंदु ले लिया, ये वर्त है, इसके बाहर यदि अपन ने कोई बिंदु ले लिया तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वर्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा, और उन दोनों की जो लंबाई है वो हमेशा बराबर होती है। जैसे इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। तो एक स्पर्श रेखा तो यह है, एक स्पर्श रेखा यह है जो कि बिंदु P से, पहली स्पर्श रेखा CP है जो कि बिंदु P पर वर्त को स्पर्श करती है। दूसरी स्पर्श रेखा CQ है जो कि वर्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। तो वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो पहली बात कि वर्त के अंदर स्थित बिंदु से वर्त पर 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये तो वर्त के अंदर यदि कोई बिंदु है। दूसरा है कि वर्त की परिधि पर, वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। और वर्त के बाहर यदि कोई बिंदु है तो वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। ये इसलिए लिखा मैंने यहां पर, हालांकि सारी चीजें मैंने बोल दी,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और परीक्षा में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो यदि वर्त के अंदर स्थित बिंदु से वर्त पर जो स्पर्श रेखा है वो कितनी स्पर्श रेखा है, 0। और यदि वर्त की परिधि पर कोई बिंदु है तो वहां से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वर्त के बाहर यदि कोई बिंदु है तो वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद में ये तो हो गई बात किसकी, स्पर्श रेखाओं की। एक होती है आपकी, जैसे मान लीजिए ये कोई वर्त है, ये रेखा आर पार जा रही है, क्या जा रही है, ये रेखा आर पार जा रही है। तो इस रेखा को क्या नाम देंगे, इस रेखा को क्या नाम देंगे, यानी वर्त को आर पार काट रही है, आर पार काट रही है, तो ये होती है छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा, या इसका दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी जो कि वर्त को आर पार काटती है, जो कि वर्त को आर पार काटती है उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, या उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। और एक जो बात यह है कि जैसे मान लीजिए ये आपका वर्त है, ये वर्त का केंद्र बिंदु O है, यहां पर परिधि पर कोई बिंदु जैसे मान लीजिए A है, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है जिसको मैंने L और ये M नाम दे दिया। ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से इस स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड यानी त्रिज्या, ये क्या हो गई, त्रिज्या, और ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। तो ये हमेशा लंबवत होती है। लंबवत का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। कितने डिग्री के कोण पर मिलती है, 90 डिग्री। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उनमें आएगा, 100% आएगा। तो ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या हो गया, त्रिज्या, ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये चीज यहां पर लिख देता हूं मैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत का मतलब हो गया कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चन में ये चीजें काम में आएगी। इसके बाद में एक चीज ये है कि जैसे ये कोई जीवा है वर्त की, ज्योति का रसगुल्ला सके बना कना बना वाला गया है, ज्योति रसगुल्ला सा दिख रहा है ना, तक रसगुल्ला को नहीं वर्त थी। तो ये जैसे ए है और ये क्या है, बी है, ये वर्त का केंद्र O है, ये जीवा है, अभी बता दिया मैंने पहले। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये OP है, जीवा AB पर लंबवत है, OP लंबवत AB है। तो इसका मतलब यह है कि जो AB है उसको 2 भागों में बांट देगा, यानी AP इज इक्वल टू BP, ये बराबर होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये वर्त की बेसिक चीजें हैं,
जो प्रश्नावली नंबर आपकी 10 है उसकी जो बेसिक चीजें वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर ये हमें तैयार है या ये हमें याद है तो अपन इनके जो क्वेश्चन है उनको आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रश्नावली में आपकी एक प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। और कई बार प्रमेय पूछी जाती है तो इसके 3 यानी 4 पार्ट होते हैं प्रमेय में और चारों पार्ट के अलग अलग नंबर होते हैं कि सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, फिर यदि हमें किसी रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी तो रचना करनी होती है, और चौथा पद होता है उपपत्ति जिसमें हमें सिद्ध करना होता है। तो चारों पार्ट के अलग अलग नंबर होते हैं। किस प्रकार से होते हैं वो अभी मैं बता देता हूं आपको। इसको अपन अब सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी एक वर्त है उसके बाहर कोई बिंदु है वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लंबाइयां बराबर होती है, यह हमें सिद्ध करना है, यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके पहले थोड़ा सा लगा दीजिए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो दिया हुआ है कि एक वर्त है, एक वर्त है जिसके, पहले चलो अपन वर्त बना लेते हैं। ये एक अपन ने वर्त बना लिया, इसके बाहर ये वर्त का केंद्र मान लो, इसके बाहर कोई बिंदु ले लो P, इस बिंदु से इस वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये 2 स्पर्श रेखा खींच दी अपन ने, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इतना हमें दिया हुआ है। तो एक वर्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, वर्त के बाहर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है। बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो PA व PB वर्त पर खींची गई है, खींची गई है। ये इतनी चीज हमें दी हुई है कि दिया हुआ क्या है कि एक वर्त है आपके सामने दिख रहा है जिसका केंद्र O है, वर्त के बाहर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB वर्त पर खींची गई है, ये PA है और ये PB है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ होता है कि क्या सिद्ध करना है। तो इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है कि PA का मान PB के बराबर है, PA का मान PB के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तीसरा होता है इसका पार्ट रचना। हमें सवाल को सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ती है, अपनी तरफ से कुछ करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं रचना। जैसे ये केंद्र O है, इसको मैं A से मिला देता हूं, इसको मैं B से मिला देता हूं, ये तो चलो बाहर कोई बिंदु P है पहले से ही मालूम है, लेकिन O को A से और O को B से मिलाया। तो ये मैंने मेरी तरफ से किया है कि केंद्र O को A व B से मिलाया, केंद्र O को A व B से
मिलाया तथा O को P से मिलाया। चलो ये भी लिख देते हैं, तथा O को P से मिलाया, P से मिलाया। मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में आपके 3 नंबर की प्रमेय मान लीजिए सिद्ध करनी आती है, तो उसमें आधा नंबर आपको दिया हुआ क्या है, अगर ये लिख देते हो आप प्रश्न में से टिप के नकल करके तो आपको आधा नंबर मिलेगा। क्या सिद्ध करना है ये लिख दिया तो भी आपको कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर। यदि आपने रचना कर दी और सवाल में रचना है, किसी सवाल में नहीं भी होती है, तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और बाकी के जो 1.5 नंबर है वो मिलेंगे आपको उपपत्ति में, उपपत्ति चौथा पद, जो कि पूरे जो नंबर दिए हुए होते हैं उनके आधे नंबर इसके होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है। इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं कि त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। सर्वांग समता के नियम पढ़े आपने 9th क्लास में, उनकी सहायता से इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखो क्या क्या बराबर है। पहली बात तो ये है कि ये OP, ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में भी काम में आ रहा है, ये OP इस त्रिभुज में भी काम में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में काम में आ रही है भुजा। तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा है ये, उभयनिष्ठ भुजा। प्रश्नावली नंबर 7 यानी आपकी 9th क्लास में मैंने आपको बताया था, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। उसके बाद में केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो डाला गया लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत है। तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो PAO कोण PAO बराबर कोण ये PBO। तो PBO क्यों बराबर है, क्योंकि इन दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री। इसके बाद में देखो, ये आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो OA बराबर OB, चूंकि वर्त की त्रिज्याएं, ये दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्याएं। एक भुजा बराबर हो गई, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा है, मतलब कारण है, ये एक भुजा हो गई, एक कोण 90 डिग्री हो गया। मतलब आपने 9th क्लास में जो RHS नियम पढ़ा है, तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। RHS नियम से त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO, और कोई भी 2 त्रिभुज यदि सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं तो उनके सभी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार से यदि आप पूरी प्रमेय करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वर्त के अगले पार्ट में। डन।